स्वागत है आप सभी का अवेयर माई इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुमन शाह। पिछली क्लास में आपने पाषाण काल को देख लिया है। हमने आपसे कहा आपका जो भारत का इतिहास है इसमें 8 टॉपिक कंप्लीट होने के साथ आपका प्राचीन भारत कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपने पाषाण काल को देख लिया है। आज ताम्र पाषाण काल को आइए हम लोग देखेंगे, जिसमें ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़ने की चेष्टा करेंगे। यह क्लास आपके आर के लिए है, डेडिकेटेड। बाकी इसको आप अन्य जगहों पर भी इस क्लास से सीख सकते हैं। इस क्लास की चीज़ें आपके अन्य एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो ताम्रपाषाण काल ये आपका दूसरा टॉपिक है। इसको हम लोग आज की क्लास में जानने वाले हैं। ताम्रपाषाण काल आपने देखा था पिछली क्लास में, पाषाण युग में 3 भाग थे, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। इस मध्य में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी और नव वाले में खेती की शुरुआत हो गई थी। जब कहीं पर खेत का निर्माण होता है तो उस खेत की फसल 3 से 4 महीने में तैयार होती है और इस 3 से 4 मंथ तक व्यक्ति अपने खेत से कहीं जा नहीं सकता है। वो किसान अपने खेत को छोड़कर कहीं दूर जा नहीं सकता है। ऐसे में इस खेत के किनारे इसे अपना घर बना करके रहना होता है। किसी एरिया में ऐसे ही दो व्यक्ति ने अपना खेत के किनारे घर बना लिया। कुछ देर बाद 6 और व्यक्ति आए, उन्होंने अभी अपना खेत अपने बनाया और खेत के किनारे अपना घर बना लिया। तो धीरे धीरे ये व्यक्ति तीनों आपस में बातचीत करने लगे और देखते देखते तीनों के बीच संबंध बना और एक गांव का निर्माण हो जाता है, जिसमें लोगों के खेत होते हैं और लोगों के घर होते हैं। तो इससे गांव का निर्माण हो गया। आगे चलकर जब और खेतों की आकार घटती जाती है, लोगों की संख्या बढ़ती जाती है, तो यही गांव आगे चल के शहर बन जाते हैं। और आगे चल के जब ये व्यवस्था बहुत बिगड़ जाती है तो ये लोग इस शहर को छोड़ करके वापस से ग्रामीण क्षेत्र में चले जाते हैं। तो इस तरीके से गांव शहर और वापस से गांव का कंसेप्ट चलता है। इस ताम्रपाषाण काल में भी सेम यही बात हुई। पहले गांव बना, जिसको हम लोग कहते हैं ताम्रपाषाणी कालीन ग्रामीण संस्कृति। फिर बना शहर और वापस से शहर के बाद गांव बने, जिसे हम लोग कहते हैं ताम्र पश्चात ग्रामीण संस्कृति या परवर्ती पाषाण संस्कृति हम लोग कहते हैं, ग्रामीण संस्कृति कहते हैं। इसमें जो शहर वाली जो सभ्यता थी, जो शहर वाली स्थिति थी, इस सिविलाइजेशन को, इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो यह एक शहरी सभ्यता थी, जबकि इसके पहले गांव थे और इसके बाद भी गांव है। तो इन गांवों को हड़प्पा पूर्व की ग्रामीण संस्कृति, इसे हड़प्पा शहरी संस्कृति और इसे हड़प्पा बाद की ग्रामीण संस्कृति में जाना जाता है। इसमें आपको प्रश्न के लिहाज से हड़प्पा संस्कृति काफी महत्वपूर्ण है, जिससे आपका प्रश्न बनता है। तो यही समझने की बात है हड़प्पा शहरी संस्कृति के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से एक टॉपिक को पढ़ सकते हैं, जो मेनली है क्या, तो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति ही है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर कुछ बेसिक बातों को करें तो आपको सबसे पहले एक परिचय होना चाहिए हड़प्पा सभ्यता का। एक परिचय आपको हड़प्पा सभ्यता का मिलना चाहिए। ये सभ्यता का समय की बात अगर की जाए तो ये आज से 2600 से 1900 बीसी के बीच 2600 से 1900 बीसी के बीच
आज के भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बीच फैली हुई थी। तो 2600 से 1900 के बीच भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरिया में फैली हुई थी। अब इस समय को लेकर काफ़ी लोग कन्फ्यूजन है विद्यार्थियों के बीच, जैसे उन्हें विभिन्न पुस्तकों में अलग अलग समय मिलता है। तो जरा सा ध्यान देंगे, ये जो समय है ये हड़प्पा शहरी सभ्यता की है। ये विभिन्न विद्वानों ने इसका समय आगे पीछे कर दिया है। तो इसके पहले ग्रामीण संस्कृति थी और इसके बाद भी ग्रामीण संस्कृति है, इसीलिए इसका समय थोड़ा सा डिफर मिल सकता है। लेकिन फिर भी शहरी सभ्यता के रूप में अगर बात करें तो इसका सबसे ऑथेंटिक समय यही 2600 से 1900 बीसी के आसपास माना जाता है, जिसे आपको ध्यान रखना है। ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे फैली हुई थी। तो भारत में जो ये वाला पश्चिम उत्तर वाला जो कोना है, यहाँ ही ये सभ्यता फैली हुई थी। यही सिंधु नदी, आपको पता है सिंधु नदी इस तरीके से यहाँ पे और इसकी सहायक नदियाँ इस तरीके से बहती है। तो यहीं पर यह सभ्यता आपकी डेवलप हुई थी। और इस सभ्यता की एरिया की बात किया जाए तो इसका एरिया 12,99,600 किलोमीटर था, यानी लगभग 13 लाख किलोमीटर पर यह सभ्यता फैली हुई थी। इसकी आकृति की बात की जाए तो इसकी आकृति आपने देखा, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, ट्रायंगल के आकार का है। इसकी सबसे अगर उत्तरी सीमा की बात करें तो यहाँ मांडा था, जो जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी के किनारे यहाँ मांडा था। इधर सबसे पूर्व में मेरठ में आलमगीरपुर है। इधर महाराष्ट्र में बात करें सबसे दक्षिण में तो प्रवरा नदी है, प्रवरा नदी के किनारे दायमाबाद है। और इधर आप बात करें तो सुतका गेंडोर, जो वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, वो था। तो अगर इसकी बॉर्डर की बात करें तो उत्तर में हमने कहा मांडा है, मांडा, दक्षिण में दायमाबाद है, दक्षिण में दायमाबाद है, पूर्व में यहाँ पर आलमगीरपुर है जो मेरठ में है, आलमगीरपुर जो मेरठ में है, और पश्चिम में सुतका गेंडोर है, सुतका गेंडोर। ये यहाँ पे आपके इसके परिचय में कुछ फैक्ट है। अगर इसी समय अगर कुछ कंटेम्प्रोरी सभ्यता की बात किया जाए, यानी समकालीन सभ्यताओं की भी बात करी जाए, तो कई समकालीन सभ्यताएं थी। यानी जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता है, इस समय दुनिया में कई समकालीन सभ्यताएं थी, जिसमें एक मेसोपोटामिया की सभ्यता का नाम लिया जा सकता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो उत्तरी भाग है उसे हम लोग असीरिया की सभ्यता कहते हैं, असीरिया की सभ्यता। जबकि इसका जो दक्षिणी भाग था, जो साउथ वाला भाग है, इसे हम लोग सीरिया या बेबीलोनिया की सभ्यता के नाम से जानते थे। तो सीरिया या बेबीलोनिया की सभ्यता इसे कहा जाता था। और मेसोपोटामिया की जो ये सभ्यता है, ये आपकी मिस्र नदी के दजला और फरात नदी के किनारे, दजला एवं फरात नदी के किनारे यह सभ्यता डेवलप हुई थी। टाइग्रिस एंड यूफ्रेट रिवर इसे कहा जाता है, टाइग्रिस एंड यूफ्रेट रिवर के किनारे आपकी ये सभ्यता डेवलप हुई थी। तो कंटेम्प्रोरी में तो एक मेसोपोटामिया सबसे महत्वपूर्ण है। अगर और बात करें तो एक नील घाटी की सभ्यता भी है, नील घाटी की सभ्यता है जो यहाँ पर फैली हुई थी। एक आपकी मेसोपोटामिया हो गई, फिर आपकी दूसरी नील घाटी की सभ्यता है, दूसरी आपकी नील घाटी की सभ्यता है। नील घाटी सभ्यता है, ये नील नदी के किनारे थी और इसे मिस्र की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ये मिस्र की सभ्यता थी।
किस नदी के किनारे है, तो नाम से ही स्पष्ट है, नील नदी के किनारे थी। यह अफ्रीका में थी आपकी। जब भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता है तब वहाँ ये सभ्यता है। एक पीली नदी के किनारे वांगहो सभ्यता थी, वांगहो सभ्यता। ये सभ्यता चीन में थी, पीली नदी के किनारे। तो ये कुछ समकालीन सभ्यताएं हैं, कुछ कंटेम्प्रोरी सभ्यता है जो यहाँ पे इसी समय दिखती है। इसके अलावा अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के कई नाम हैं, जिसमें एक इसका नाम है सरस्वती सभ्यता, एक इसे ही मेलुहा सभ्यता कहा जाता था, इसे ताम्रपाषाणिक शहरी संस्कृति भी कहा जाता है, ताम्रपाषाणिक शहरी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसे कांस्यकालीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, कांस्यकालीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के ही कई नाम हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 1500 शहर थे, 1500 स्थल थे। इसमें चूंकि सबसे पहले सिंधु सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा सभ्यता, इसीलिए इस सभ्यता को हम लोग सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कह सकते हैं, इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा इस 1500 स्थल में से एक स्थल है, लेकिन फिर भी इसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले हमें इसी सभ्यता के बारे में पता चला। और ये कहाँ फैला हुआ है, तो अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और इंडिया में फैला हुआ है। इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में इसके लगभग 925 स्थल है, पाकिस्तान में इसके 475 स्थल है, जबकि अफगानिस्तान में प्रमुख रूप से 2 है, मुंडीगाक और सुर्तगाई। तो ये सब प्रमुख स्थल थे। अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता जो ये इनके जो प्रमुख कंटेम्प्रोरी सभ्यता है, तो इसमें मेसोपोटामिया और नील नदी, इन दोनों को मिला करके अगर हम 12 गुना की बात करें, इन दोनों को मिला करके 12 टाइम्स बड़ा है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता। तो ये प्रमुख बातें आपको ध्यान रखनी है। इसकी खोज की कहानी भी बड़ा विचित्र है। कहानी विचित्र ये है, जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी लाहौर से कराची के मध्य, वहाँ पे मजदूरों को कहा गया ईंट लाने के लिए। मजदूरों ने खंडर से अच्छी क्वालिटी के ईंट लाए, तो इस बात की चर्चा हुई आखिर उस खंडर में इतने अच्छे तरीके की ईंट कहाँ से मिल रहे हैं। तो इसी से भूवैज्ञानिकों को मतलब इतिहासकारों को पता चला। जनरल कनिंघम थे उस समय, उन्होंने जनरल कनिंघम ने उस क्षेत्र का व्यापक सर्वेक्षण कराया, क्योंकि वो ASI के अध्यक्ष वही थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष वही थे उस समय। व्यापक सर्वेक्षण हुआ, लेकिन उस समय उतना बात इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर 1921 में जॉन मार्शल DG बना। इस समय जॉन मार्शल नामक अंग्रेज DG बनता है, और इसने इसको काफ़ी काम करवाया इस पे। और 1921 में ही एक व्यक्ति हैं दयाराम सहनी, इन्होंने जॉन मार्शल की ही अध्यक्षता में हड़प्पा की पहली बार खुदाई करवाई। इसके अलावा फिर 1922 में एक RD बनर्जी हैं, जिनको नाम है राखला दास बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदड़ो नामक शहर की खुदाई करवाई, और इससे पहली बार इनको ये दोनों को 1921 में हड़प्पा की, 1922 में RD बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई। और एक के बाद इस तरीके से 1500 साइट इस सभ्यता में पता चला, और पता चला ये एक सभ्यता धरती के नीचे दफन है, जो काफ़ी डेवलप्ड सभ्यता थी। इसमें आपको बात करें तो कई सभ्यता निकल कर आई, जिसमें से आपको कुछ स्थल और वो किस नदी के किनारे है ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और इनकी स्थिति क्या है, ये कहाँ पड़ती है वर्तमान में। तो इन स्थलों की बात करें तो एक आपको हड़प्पा को ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ प्रमुख में आपको एक हड़प्पा को ध्यान रखना है, और हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, और ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, मोंटगोमरी जिला में। इसी के अलावा मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें, अभी हमने मोहनजोदड़ो की बात करी है, तो ये मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, और ये भी पाकिस्तान में वर्तमान में पड़ता है। इसके अलावा और बात करें तो सुतका गेंडोर दास्त नदी के किनारे है, और ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। इसके अलावा अगर बात करें नेक्स्ट की, तो वो है चन्हुद्रो, और चन्हुद्रो जो है यह सिंधु नदी के किनारे है, और इसकी खोज मजुमदार ने की है, MC मजुमदार ने इसकी खोज करी है। इसके अलावा अगर बात करें रंगपुर की, तो रंगपुर की खोज, रंगपुर मादर नदी के किनारे है, और इसकी खोज
माधु स्वरूप वत्स ने किया है और ये वर्तमान में रंगपुर अहमदाबाद में पड़ता है, अहमदाबाद में पड़ता है। चनुद्रो की बात अगर करें तो चनुद्रो आपकी पाकिस्तान में ही आता है। तो ये कुछ प्रमुख स्थल है। इसके अलावा अगर और कुछ प्रमुख स्थलों को देखें तो एक प्रमुख स्थल के रूप में आप जिक्र कर सकते हैं कोट दीजी का, कोट दीजी। और ये कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। एक और अगर बात करें तो रोपड़, रोपड़ और ये सतलज नदी के किनारे है और ये पंजाब भारत में पड़ता है, भारत वाले पंजाब में आता है। रोपड़ के अलावा अगर बात करें तो कालीबंगा का ध्यान हम कर सकते हैं। कालीबंगा, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है और ये वर्तमान में राजस्थान गंगानगर के जिले में पड़ता है कालीबंगा। इसके अलावा अगर बात करें तो लोथल, लोथल भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है और यह अहमदाबाद में वर्तमान में पड़ता है। लोथल के अलावा अगर बात करें तो एक आलमगीरपुर को ध्यान रखने की जरूरत है। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ये हिंडन नदी के किनारे है और आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में आता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो वो है सुरकोटरा, और सुरकोटरा कच्छ की रण में, कच्छ की रण के किनारे है और ये आपके गुजरात में पड़ता है। कुछ और की भी बात करें, कुछ और की भी बात करें तो नेक्स्ट के रूप में आप बनवाली को देख सकते हैं। बनवाली घग्गर नदी के किनारे है और ये आपके हिसार हरियाणा में आता है, हिसार हरियाणा में आते हैं। बनवाली के अलावा अगर और बात करें तो धौलावीरा, धौलावीरा, धौलावीरा मनहर मानसर नदी के किनारे है, मनहर मानसर नदी के किनारे है और ये भी आपके समुद्र किनारे है, यानी कच्छ की रण कह सकते हैं, अरब सागर के किनारे है। फिर धौलावीरा की अगर बात करें तो नेक्स्ट राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी आपकी घग्गर नदी के ही किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है और ये हरियाणा में वर्तमान में पड़ता है। राखी गढ़ी के अलावा अगर बात करें तो एक दायमाबाद का जिक्र किया जा सकता है, दायमाबाद जो प्रवरा नदी के किनारे है और ये महाराष्ट्र में है वर्तमान में। नेक्स्ट के रूप में हम देसलपुर का नाम ले सकते हैं, देसलपुर जो आपके समुद्र किनारे है, कच्छ की रण में आपकी कह सकते हैं और ये गुजरात में। तो इस तरीके से ये आपके कई स्थल यहाँ पे आ जाते हैं। एक बार फिर देख लें तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो सिंधी नदी के किनारे पाकिस्तान में, सुदका केंडोर दास नदी के किनारे पाकिस्तान में, चनोदरो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में, रंगपुर मादर नदी के किनारे अहमदाबाद, इसके बाद कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, सुरकोटरा कच्छ की रण के किनारे, इसके अलावा बनवाली घग्गर नदी के किनारे, धौलावीरा मनहर मानसन राखी गढ़ी घग्गर नदी के किनारे, दायमाबाद प्रवरा नदी के किनारे और देसलपुर कच्छ की रण के किनारे गुजरात में पड़ते हैं। ये कुछ प्रमुख बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर हड़प्पा की कुछ विशेषताओं की बात करें जिसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, जिससे प्रश्न बन सकता है, तो एक ये चीज ध्यान रखना, ये एक शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता कैसे मानी जाए तो यहाँ से बड़े बड़े भवन मिले हैं, व्यापार लिपि शहर चलाने के लिए पूरा शासकीय तंत्र का चर्चा मिला है, यहाँ पर निश्चित योजना के साथ मकान बना हुआ मिला है, शहर निश्चित योजना के साथ बसाया हुआ है, एक ऊपरी दुर्ग मिला है और एक निचली दुर्ग मिला है,
ऊपरी और निचली दुर्ग में बटा हुआ है। यानी ऊपरी दुर्ग आपका जो है इसमें चार दीवारी की गई थी, निचला दुर्ग और बड़ा सा था और इसकी चार दीवारी नहीं की गई है। ये ऊपर था, ये नीचे था, इसमें वीआईपी लोगों के लिए है और इसमें जनरल लोग रहते थे, जनरल पर्सन्स रहते थे। इसके अलावा आप देख सकते हैं लोथल और सुरकोटरा में निचला टीला और ऊपरी टीला एक ही बाउंड्री वॉल की गई है, दोनों में केवल एक ही भाग है। कालीबंगा में निचले निचले वाले को भी बाउंड्री वॉल किया गया है, निचले वाला भी बाउंड्री वॉल है। धौलावीरा में बीच में बीच में एक और बना हुआ है, यानी शहर यहाँ 3 भागों में बटा हुआ है। ये चीज़ ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा अगर बात करी जाए सड़कों की, तो सड़क जो है वो एक दूसरे को समकोण पर काटती है, यानी 90 डिग्री पर काटने वाली रोड बनी हुई है। सब 90 डिग्री पर काटती काटती रोड बनी हुई है। सड़कों की चौड़ाई काफ़ी लंबी है, जैसे मुख्य सड़क तो 3.66 मीटर तक चौड़ा है, जबकि गलियों की सड़क 1.8 मीटर तक चौड़ा है। किसी भी समकालीन सभ्यता में इतनी बेहतर व्यवस्था तो नहीं है। हालांकि ये ध्यान रखना है, सड़कें जो है वो कच्ची ईंटों की ही बनी हुई है, बड़ी पक्की ईंटों की नहीं बनी है। नालियाँ काफ़ी बड़ी है, गहरी है, पक्की सख्त ईंटों से बनी हुई है। जुराई के लिए ईंट चूना जिप्सम का प्रयोग किया गया है। साफ सफाई के लिए मेन सोख्ता है ना। नालियाँ ढकी हुई है, ये भी बात ध्यान रखने की बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। घर की बात की जाए तो घर एकदम सुख सुविधा से युक्त है, द्विमंजिला है, बहुमंजिला है, पक्की ईंटों का घर बनाया गया है। हालांकि रसोई आंगन प्रत्येक घर में मौजूद है, स्नानागार शौचालय बने हुए हैं। आंगन लेकिन कच्ची ईंटों के ही बने हुए हैं। और सबसे बड़ी विशेषता, घरों के दरवाजे जो है वो मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलकर गलियों में खुलती है। घर के अंदर दरवाजे में जो मुख्य सड़क की तरफ न खुलकर ये अलग गलियों की तरफ खुल रहे हैं। ये इसकी विशेषताएं हैं। अगर बात करी जाए अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था में ये लोग कृषि को बहुत महत्व देते हैं। कई तरह की फसलों की खेती करते हैं। मुख्यतः 9 फसलों का इनको ज्ञान है, जिसमें गेहूं, जौ, कपास, तरबूज, खरबूज, राई, सरसों, तिल, मटर, ये सब महत्वपूर्ण है। जिसमें प्रश्न बनने की संभावना है वो है जो चावल का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो चावल का प्रमाण लोथल से मिला है, लोथल से चावल का प्रमाण मिला है। इसके अलावा धान की भूसी रंगपुर से मिली है, तो वो भी चावल का ही प्रमाण हुआ। रागी और ज्वार की जानकारी जो है आपकी प्रमाण जो है वो एक रोजदी नामक जगह से मिली है, रोजदी। इसके अलावा बाजरा बाजरा की जानकारी लोथल से मिलती है, लोथल से ये चीज़ें मिली है। अगर जुता हुआ खेत है, आज तक सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, तो जुता हुआ खेत आपके कालीबंगा से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं जुता हुआ खेत। इसके अलावा मिट्टी के हल की बात किया जाए तो मिट्टी के हल बनवाली से मिले हैं, जिसके बारे में आपको ध्यान रखने हैं। बनवाली से आपको मिट्टी का हल भी मिला है, जिसके बारे में आपको डिटेल जानना है। पशुओं की बात किया जाए तो गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, बारहसिंगा, ऊंट, घोड़ा, बैल सबकी जानकारी है। हालांकि किसी भी मिट्टी के बर्तन पर गाय, ऊंट और घोड़ा नहीं बना हुआ है। प्रमाणों की बात करी जाए तो सुरकोटरा से घोड़े का कंकाल मिला है, सुरकोटरा नामक जगह से, सुरकोटरा, यहाँ से घोड़े का कंकाल मिला है। इसके अलावा लोथल से घोड़े का जबड़ा मिला है, लोथल से घोड़े का जबड़ा मिला है, जबड़ा बना मिला है यहाँ से। इसके अलावा राणा घुंडई से घोड़े का दांत मिला है, राणा घुंडई यहाँ से घोड़े का दांत मिला है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से मिट्टी का बना घोड़ा का मूर्ति मिला है, मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृण मूर्ति मिली है, यानी मिट्टी की मूर्ति बनी हुई है। प्रमुख पशु की बात किया जाए तो एक श्रृंगी बैल सबसे प्रमुख है, एक श्रृंगी बैल सबसे ज़्यादा फेमस है, जो इसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से ये प्रमाण मिला है, यहाँ वृषभ पूजा की जाती थी, यानी भैंसा की पूजा की जाती थी, इस बात के लिए प्रमाण मिला है। कई प्रकार के उद्योग धंधे और व्यवसाय है, जिसमें सूती वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण है। सूती वस्त्र उद्योग के अलावा ऊनी वस्त्र उद्योग भी महत्वपूर्ण था। मनका उद्योग बहुत फेमस था, मनका बनाए जाते थे। मनका क्या होता है, तो जो मोतियों की माला है, वो मनका उद्योग भी बहुत फेमस था। मनका जो है कई चीज़ों के बनाए गए हैं, जैसे चांदी, तांबा, कीमती पत्थर, सोना, चांदी सब के बने हैं। हालांकि पकी मिट्टी के भी आपके मनके बनाए गए हैं।
लोथल और चनहुद्रों से मन के बनाने वाले कारखाने मिले हैं। मूहर की बात किया जाए तो मूहर इस समय बहुत पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं। सेलखड़ी पत्थर की बनी जो मुहर होती थी उसे विशेष रूप से महत्व दिया जाता था। मुहरों का प्रयोग सत्यापन के लिए किया जाता था। जैसे कहीं से कोई सामान भेजा जा रहा है तो उसका मुंह बांध कर उस पर गीली मिट्टी लगा के मुहर लगा दिया गया। अगर सही तरीके से वो सामान गया है तो वो लोड मुहर टूटा नहीं होगा, वो जिस पर ठप्पा लगाया गया है। बात करें तो 2500 मुहर लगभग इस सभ्यता से मिली है, जिसमें से अकेले 1200 मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखने के उत्तर है। बर्तन जो है मिट्टी व धातु दोनों के हैं, लेकिन जो मिट्टी के बर्तन है वो लाल रंग के बने हैं, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इस पर काले रंग की एक तरीके की फूल बनाई गई है, यानी ज्यामितीय संरचना बनाई गई। यानी ये अगर मिट्टी का बर्तन है तो इस पर इस तरीके से काले रंग का फूल बनाया गया है, लेकिन मिट्टी का बर्तन कैसा है तो ये लाल है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। सोना चांदी तांबा सबका उपयोग होता था, सब प्रत्येक प्रकार के धातु का प्रयोग हो रहा है। लोहा बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन कांसा है जिसमें तांबा और टीन मिलाया गया है। ठीक है, लोहे का ज्ञान इन्हें नहीं है। इसी के अलावा ईंट उद्योग, पत्थर उद्योग, ये सब था। व्यापार आंतरिक और बाह्य दोनों होता था। आंतरिक व्यापार के रूप में अगर बात करें तो ये लोग कश्मीर, कोलार, काठियावाड़, बलूचिस्तान से व्यापार करते थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बात करें तो यानी बाहरी व्यापार की बात करें तो ये लोग समकालीन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, नील की सभ्यता, यहाँ से व्यापार करते थे। कैसे पता ये चीज़ है तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से यहाँ के मुहर मिले हैं, यहाँ मेसोपोटामिया का मुहर मिला है। ठीक है, जैसे मेसोपोटामिया में जो चीज़ें हुई है उसे पढ़ा जा चुका है। वहाँ सारगौन शासक का राज्य था और उसके द्वारा जो लेख लिखवाए गए हैं उस लेख पर बताया गया है जो वो कई जगह से व्यापार करते थे। वो उन्होंने बताया है जो वो दिलमून, जिसे वर्तमान में बहरीन कहा जा सकता है, मगन जो मकरान तट वाले हैं, और मेलूहा यानी सिंधु नदी के क्षेत्र वाले लोगों के साथ व्यापार करते थे। इसके अलावा वहाँ से मुहर वहर भी मिली है, जिससे ही पता चलता है कि ये लोग व्यापार करते थे। अगर बात करें तो ये लोग आयात क्या चीज़ की करते थे तो ये लोग बहुमूल्य पत्थर, अर्धकीमती पत्थर, सोना, तांबा, चांदी, शीशा, ये सब का आयात करते थे, जबकि इनका सामान बना करके निर्यात करते थे। और हाथी दांत की बनी वस्तुएं, धातु की बनी वस्तुएं, अनाज, पशु पक्षी, ये सब ये लोग निर्यात करते थे। अगर माप तोल की बात करें तो ये लोग मापने तोलने के ज्ञान से परिचित थे। मापने के लिए फुट और घन का प्रयोग करते थे। लोथल से एक कांसे का स्केल मिला है, लोथल से एक कांसे का बना हुआ पैमाना मिला है, एक स्केल मिला है। मोहनजोदड़ो से कांसे की तराजू का पलड़ा मिला है। मोहनजोदड़ो से कांसे का तराजू का पलड़ा मिला है। बाटों के संबंध में एक रूपता मिलती है, सभी प्रकार पर एक तरीके से वो आपकी जो है सब जगह बाट एक ही तरीके के चलते थे। और जो बाटों का निचला मानदंड है वो द्विआधारी है और ऊपरी मानदंड दशमलव पद्धति का प्रयोग करते हुए बनाया गया है। यानी बाइनरी सिस्टम में, कंप्यूटर वाले सिस्टम में 0 1 का प्रयोग न करते हुए, जैसे हम लोग वर्तमान में 1 2 3 4 5 6 7 8 पढ़ते हैं, इस तरीके से हम लोग ऐसे ही ये लोग भी प्रयोग करते थे। विनिमय का माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली था, यानी एक सामान दे करके ये दूसरा सामान खरीदते थे। मुद्रा का प्रयोग ये लोग नहीं करते थे। मुहरों का प्रयोग हमने बताया है, मुहर का प्रयोग मुद्रांकन मतलब मूल्यांकन के लिए किया, मुद्रांकन के लिए किया जाता है, सामानों के सत्यापन के लिए किया जाता था, न कि ये लोग उसका मुद्रा के रूप में प्रयोग करते थे। आने जाने के लिए स्थल और जलमार्ग दोनों का प्रयोग करते थे। स्थल पर बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, जल के लिए नाव का प्रयोग करते थे। कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह की बात करी जाए तो ये लोग सुतका गेंडोर, सुतका कोह, बालाकोट, नागेश्वर, प्रभास पाटन, लोथल, भगत राव का प्रयोग करते थे। इसके अलावा समाज की बात की जाए तो समाज में 4 तरीके के वर्ण थे, जिसमें स्पष्ट तो जानकारी हमें नहीं है क्योंकि इन काल के वर्णों को भी पढ़ा नहीं गया है, लेकिन फिर भी समाज में 4 वर्ण तो निश्चित रूप से थे।
जिसमें हम कह सकते हैं योद्धा थे, विद्वान थे, व्यापारी थे और कामगार थे। ये 4 वर्ण समाज में होते हैं। ठीक है। इसके अलावा समाज जो है मातृसत्तात्मक था, यानी समाज में माता का नाम प्रदान किया जाता था आगामी पीढ़ी को। इसके अलावा मनोरंजन के साधन शतरंज, फांसी का खेल, शिकार करना, जुआ, मछली मारना इत्यादि था। हड़प्पाई लोग जो हैं ये सौंदर्य प्रसाधन और आभूषण में काफी रुचि रखते थे। वहां से काजल, सिंदूर, लिपस्टिक आदि के भी साक्ष्य मिले हैं। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। समाज में असमानता व्याप्त थी क्योंकि सभी के जो कब्र हैं, आवास हैं, वो एक जैसे नहीं हैं। इससे पता चलता है असमानता थी। लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र दोनों पहनते थे। मृतक संस्कार प्रणाली भी कई तरह की मौजूद है, जिसमें पूर्ण समाधान है, आंशिक समाधान है और सवादाह जो है, जैसे हिंदू में वर्तमान में चलाया जाता है, इसके भी प्रमाण मिलते हैं। मातृ देवी की उपासना की जाती है। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में काफी मातृ देवी की मूर्ति मिली है। इसके अलावा शिव शिव की उपासना के प्रमाण मिलते हैं। जॉन मार्शल को मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मुहर प्राप्त हुई है जिस पर जो देवता अंकित है, इसे शिव की आकृति माना जाता है। एक मुहर मिला है, इस मुहर पर पालथी मार करके एक देवता की पिक्चर बनाई गई है जो पालथी मार के बैठा हुआ है। इसकी जो है 3 सिंग बनाई गई है। इसके बाद इसके जो है 3 मुख भी हैं, 3 मुख इनके मौजूद है। इसके अलावा इनके दाहिने तरफ जो है हाथी बाघ बना हुआ है इधर, और इधर आपके बाईं तरफ गेंडा भैंसा बना हुआ है। पैर के पास 2 हिरण की भी चित्र बनी हुई है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से एक सामूहिक स्नानागार की संकल्पना भी मिली है। यह 39-23-8 फीट का बना हुआ है, 39-23-8 फीट का बना हुआ है। यानी ये काफी बड़ा बाथ टब की तरह हम कह सकते हैं, स्विमिंग पूल की तरह बना हुआ है, जिसमें लोग स्नान करते रहे होंगे। इसमें स्वच्छ पानी भरने के लिए आसपास इसके कुआं भी बनाए गए हैं। इसके अलावा गंदा पानी निकालने के लिए इसमें से सीवर लाइन बने हुए हैं। स्वच्छ पानी भरने के लिए कुआं बनाया हुआ है। ये पक्की ईंट, चूना और जिप्सम का प्रयोग किया गया है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को योग में भी विश्वास था। ये लोग काफी योग योग के करते थे। जैसे मोहनजोदड़ो से एक योगी की प्रतिमा मिली है। इसके अलावा इनको भूत प्रेत पर भी विश्वास रहा होगा। भूत प्रेत पर विश्वास किया गया है क्योंकि यहाँ से ताबीज जैसी कुछ वस्तुएं मिली है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं जो इन लोगों को परलोक संबंधी विश्वास, जादू टोना संबंधी विश्वास भी था। यहाँ से पशु पूजा के भी प्रमाण मिले हैं, जिसमें हड़प्पाई पीपल, बरगद, नीम आदि वृक्षों की पूजा करते थे। कुबर वाले बैल की पूजा करते थे। इसके अलावा सर्प पूजा, स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग, अग्निवेदी का प्रयोग, जहाँ जिसमें हवन होते हैं, वो भी कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है। तो ऐसे में मौजूद होता है, मतलब महसूस होता है जो हड़प्पा सभ्यता में धर्म तो मौजूद था, लेकिन उसकी भूमिका वर्चस्वशाली नहीं थी। हालांकि कर्म कांड के बजाय ये लोग सादगी पर विश्वास करते थे। आप जानते हैं स्थापत्य कला, मूर्ति कला में ये लोग प्रवीण थे। ये लोग मूर्ति ढालने के लिए द्रवी मोम विधि का प्रयोग करते थे, जिसे लॉस्ट वैक्स मेथड कहा जाता है। द्रवी मोम विधि का प्रयोग करते थे, जिसमें ये लोग मोम का सांचा बना करके उसमें मूर्ति बनाते थे। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से एक डांसिंग गर्ल मिली है, एक नर्तकी की प्रतिमा मिली है, जिसका एक हाथ सर पे एक हाथ कमर पे है। तो ये भी यहाँ पे काफी है। धातु की मूर्ति तांबा पीतल की बनी है। इसके अलावा पत्थर की मूर्ति बनी है। इसके अलावा मिट्टी की भी मूर्ति बनी है। इसके अलावा ये लोग गणित के ज्ञान से परिचित है, क्योंकि पाठ वक्ष करे सब में एक रूपता है। इससे पता चलता है कि ये लोग गणित से अच्छे से परिचित थे, नापने तोलने के ज्ञान से काफी परिचित थे। इसके अलावा इन लोगों को खगोल विज्ञान का भी समझ था, तभी तो ये विभिन्न मौसमों में उगने वाले फसल का उत्पादन करते थे। इसके अलावा कृषि, पंचांग, ऋतु, नक्षत्रीय गणनाओं का ज्ञान था। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इन्हें खगोल विद्या की जानकारी थी। इसके अलावा इन्हें धातु की मूर्तियां, स्केल, तराजू, मृद भांड, मुहर का निर्माण किया है। इससे पता चलता है कि इन्हें धातु एवं रसायन का अच्छा ज्ञान था। इन्हें रासायनिक अभिक्रियाओं की जानकारी थी। इसके अलावा इन्हें चिकित्सा का भी ज्ञान था, क्योंकि ये साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। इसके अलावा कालीबंगा से 2 बालक की, 9 से 12 साल के 2 बालक की खोपड़ी मिली है, जिसमें छिद्र हुआ है। इससे पता चलता है कि ये लोग शल्य चिकित्सा करते रहे होंगे। ठीक है। तो ये लोग काफी
अपने आप को डेवलप्ड थे जिससे ये काम कर रहे थे। ठीक है। इसके अलावा अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति के बारे में विशेष रूप से तो कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग उनकी जो चीज़ें हैं उनको पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों की बात करें तो जैसे हंटर नामक विद्वान का कहना है, हंटर नामक विद्वान का कहना है ये जनतांत्रिक व्यवस्था थी, यानी जो चुन के लोग होते थे वही शासन करते रहे होंगे। अनरेस्ट मैके का कहना था यहाँ प्रतिनिधि मूलक व्यवस्था थी, यानी लोग अपने प्रतिनिधि के द्वारा शासन कराते थे। जबकि स्टुअर्ट पिगट जैसे विद्वानों का कहना है, स्टुअर्ट पिगट जैसे विद्वानों का कहना है यहाँ पुरोहित लोग शासन करते थे, क्योंकि इनका ही विशेष महत्व उनकी मूर्ति वगैरह मिली है। अब बात होती है हड़प्पा के उद्भव कैसे हुई, आखिर ये इतनी डेवलप्ड सभ्यता आखिर उत्पत्ति कैसे हुई होगी। इस पर कई विद्वान हैं, जैसे उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड ऐसे विद्वानों का कहना है, गार्डन चाइल्ड ऐसे विद्वानों का कहना था कि ये विदेशों से आए लोगों द्वारा उत्पन्न हुआ है। इनका कहना है जो विदेशों से लोग आकर इनको बनाए हैं। वर्तमान में इस बात को नहीं माना जाता है, कहा जाता है जो गांव से ही आगे चल के शहर का निर्माण हुआ है, इस बात को लेकर प्रमाण माना जाता है। इसके अलावा कुछ विद्वानों का मानना है जो ये लोग आड़े से ही बने हैं। इसमें लक्ष्मण स्वरूप सहाय जैसे विद्वानों का कहना है ये लोग आर्यों से डेवलप हुए हैं। वर्तमान में इसको भी नहीं माना जाता है क्योंकि आर्य इसके बाद आए हैं। राखला दास बनर्जी, आर डी बनर्जी जैसे विद्वानों का कहना है जो ये द्रविड़ों से उत्पत्ति हुई है इनकी। इस सिद्धांत को भी वर्तमान में नकार दिया गया है क्योंकि द्रविड़ लोग ग्रामीण लोग थे और ये लोग शहरी लोग थे, ये भी नहीं माना जाता है। तो वर्तमान में ये गांव से शहर में बनने वाली जो कंसेप्ट है इसी को माना जाता है। रोमिला थापर, अमलानंद घोष इन सबों का ये कहना है और इसके लिए ये पुरातात्विक प्रमाण भी दिखाते हैं। अब सबसे बड़ी बात है ये सभ्यता आखिर एक दिन नष्ट हो गई। अब ये सभ्यता नष्ट क्यों हो गई, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आखिर ये सभ्यता नष्ट हो क्यों गई। ये सभ्यता के पतन को लेकर भी कई सारे सिद्धांत दिए जाते हैं, जिसमें कुछ लोगों का कहना है जो बाढ़ द्वारा पतन हो गया। इसमें जॉन मार्शल ये सब का कहना है जो ये बाढ़ के कारण पतन हो गया। कुछ सभ्यता निश्चित तौर पर इसके कारण, कुछ साइट इसके कारण निश्चित तौर पर हुए हैं। कुछ लोगों का कहना था नदियाँ सूख गई। अमलानंद घोष, डीपी अग्रवाल इन सब का कहना है जो नदियाँ सूख गई और इसके कारण ये सभ्यता मतलब बेकार हो गई, खत्म हो गई। कुछ लोगों का कहना है नदियाँ अपना मार्ग परिवर्तन कर ली, पहले जो नदी बहती थी मार्ग परिवर्तन कर ली तो ये लोग भी अपना जगह छोड़कर चले गए, और माधव स्वरूप वत्स जैसे विद्वान इसके समर्थक हैं। कुछ लोग का कहना है महामारी फैल गई, जैसे मलेरिया फैल गई। कैनेडी का कहना है जो हाँ ऐसा हुआ होगा। वर्तमान में कोरोना को देखते हुए इस बात पर थोड़ी सी और सफलता की बात होती है जो हाँ ऐसा हुआ होगा। इसके अलावा मार्टिबल व्हीलर जैसे विद्वानों का कहना है जो आर्यों के आक्रमण के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई। आर्य लोग आए और उन्होंने इन लोगों को मारकर भगा दिया। तो इसके समर्थक गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर जैसे विद्वान है, ये बहुत कमजोर मत माना जाता है। वर्तमान में तो इसे बिल्कुल नहीं माना जाता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया जो आखिर जलवायु परिवर्तन के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई है, और वर्तमान में इस सिद्धांत को अच्छी तौर पर माना जाता है। वैसे ओवरऑल अगर माना जाए तो इन सबका कारण है जिसके कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई है। जलवायु परिवर्तन का सिद्धांत जो है ये गुरदीप सिंह जैसे विद्वानों ने दिया था। इसके बाद हड़प्पा के बाद फिर हड़प्पा की ग्रामीण संस्कृति नजर आती है। तो ये चीजें ध्यान रखने की चीजें हैं, जिसमें हड़प्पा के बाद ग्रामीण सभ्यता देखने को मिलती है। तो अगर बात करें हड़प्पा की इन 1500 साइटों में कौन से साइट सबसे बड़े हैं, तो साइट के रूप में राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेरीवाला और धौलावीरा की हम लोग चर्चा कर सकते हैं जो सबसे बड़ी है। यानी सबसे बड़ी साइट राखीगढ़ी है, फिर आपका मोहनजोदड़ो, फिर आपका हड़प्पा, फिर गनेरीवाला, फिर धौलावीरा। ये सबसे महत्वपूर्ण साइट है जिनको हम लोग देख सकते हैं। हड़प्पा के बाद फिर कई ग्रामीण संस्कृतियां आ गई। हड़प्पा के बाद कई ग्रामीण संस्कृतियां डेवलप हुई है। उनमें से कुछ सबसे प्रमुख की बात करी जाए तो एक आहड़ संस्कृति, एक आपका मालवा संस्कृति, एक आपका कायथा संस्कृति और एक आपका जोड़वे संस्कृति काफी प्रमुख है। यानी कई संस्कृति हड़प्पा के बाद डेवलप हुई थी ग्रामीण संस्कृति के रूप में।
इसमें ये 4 प्रमुख है, आहर, मालवा, कायथा और जोड़वे। आहर संस्कृति ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में डेवलप हुई थी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। और इसके प्रमुख स्थलों की बात की जाए तो इसमें हम लोग आहर बनास नदी के तट पर विकसित हुई थी। और इसकी प्रमुख स्थलों की बात किया जाए तो आहर, गिलुंद और बालाथल का नाम लिया जा सकता है, जो इस काल के प्रमुख स्थल थे। आहर, गिलुंद और बालाथल। मालवा संस्कृति की बात किया जाए तो ये पश्चिमी मध्य प्रदेश में डेवलप हुआ और ये नर्मदा नदी के तट पर विकसित हुआ था। और इसके कुछ प्रमुख स्थलों की बात किया जाए तो एक मालवा और दूसरा नागरा को हम लोग नाम ले सकते हैं, जो इस काल के कुछ प्रमुख स्थल थे। इसमें हम लोग नौदा टोली को भी जोड़ सकते हैं, जो नौदा टोली मालवा संस्कृति के ही अंतर्गत है। कायथा संस्कृति आपके पश्चिमी एमपी में ही डेवलप हुआ था। ये था पश्चिमी एमपी में ही कायथा संस्कृति। और इसमें एरन, त्रिपुरा और उज्जैनी को हम लोग नाम ले सकते हैं। एरन, त्रिपुरी और उज्जैनी का नाम ले सकते हैं। ये सभ्यता यहाँ पे डेवलप हुई थी। और जोड़वे संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में डेवलप हुई थी और ये मुख्यतः 2 जिला अहमदनगर और पुणे में फैली हुई है। अहमदनगर और पुणे में फैली हुई है। इसमें जोड़वे दायमाबाद निवासा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर बात करें जो पूना वाले में, तो इसमें हम कह सकते हैं ये पूना वाले में इनाम गांव, चंदौली ये प्रमुख है। इसमें इसी में नासिक आ जाएगा, नासिक। तो ये कुछ प्रमुख हड़प्पा के बाद संस्कृति डेवलप हुई थी, जो काफी छोटी संस्कृति थी, ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है, ये है। तो ये ओवरऑल ताम्रपाषाण काल आपके जो है ताम्रपाषाण काल आते हैं। जिसमें आप लोग देख चुके हैं इस ताम्रपाषाण काल को। और आपका भारत के इतिहास में जो आपका तीसरा टॉपिक है उसका नाम है वैदिक काल। इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। इसको आराम से रोक करके, थोड़ा सा स्लो करके, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आप कर पाए, इसको तैयार कर लीजिएगा, नोट्स बनाइए इसको अच्छे तरीके से। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।